हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको हम यह दे दें कि आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगाई जाएंगी और यहाँ जो आपका क्लास लगाया जाएगा वह ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का क्लास लगाया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लास के लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। इस कोड का उपयोग करके आप उस क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 15 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे मैथमेटिक्स का जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेट का। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है किसी त्रिभुज के एक कोण 55 डिग्री है और अन्य दो कोणों में 9:16 का अनुपात है, तो उन दोनों कोणों का माप आप ज्ञात करिए। एक कोण का माप दे रखा है 55 डिग्री। तो हमें एक चीज पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें से एक कोण का माप दे रखा है 55 डिग्री, तो इसको अगर हम हटा लेते हैं तो बाकी दो कोणों का योग निकल जाएगा। तो बाकी दो कोणों का योग कितना आ गया है 125 डिग्री। तीनों कोणों के माप में से एक कोण के माप को हटा लेंगे तो बाकी दो कोणों का माप 125। जबकि बोला है यहाँ पे कि अन्य दो कोणों में 9:16 का अनुपात, यानी बाकी जो दो कोण बच गया था उसमें 9:16 का अनुपात, जबकि बाकी दो कोणों का योग कितना 125। तो इन दोनों का योग 125 होना चाहिए। जोड़ के देखिए कितना 16 9 25। आप इसको बना दीजिए 125, चूँकि बाकी दो कोणों का योग तो 125 है। तो 125 बनाने के लिए कितना से गुना 5 से, चूँकि अभी कितना है 16 9 25। 5 से जब आप गुना करिएगा तो 16 पंचे 80, एक कोण का वैल्यू आपका 80 डिग्री हो जाएगा। 9 पंचे 45, एक कोण का माप आपका 45 डिग्री हो जाएगा। यानी बाकी बचे दो कोणों में से एक का माप 45, दूसरा का माप 80 डिग्री हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो हमें बताना है बिंदु 4-2 किस चतुर्थांश में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेंट का तो कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट हम लोग तय करते हैं। यह जो लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। बाएं तरफ x होता है, दाहिने तरफ x डैश होता है। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में y होता है, नीचे में y डैश होता है। जहाँ पे डैश होगा उस पार्ट में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट को देखिए, इसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। तो x और y दोनों का वैल्यू किस फॉर्म में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा। इस पार्ट की बात करें तो इसमें x नेगेटिव, जहाँ डैश होगा वह नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी इस पार्ट में x क्या होगा आपका नेगेटिव होगा और y क्या रहेगा पॉजिटिव। हमेशा पहले जो है ना हम लोग x के वैल्यू को लिखते हैं, बाद में y के वैल्यू को। इस पार्ट में आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो x और y दोनों के साथ डैश लगा हुआ है, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और अगर हम बात करें चौथे क्वाड्रेंट का तो इसमें देखिए x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यह जो पार्ट है यह x और y डैश का है तो इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का वैल्यू लिखते हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही होगी। अगर x पॉजिटिव है x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे होंगे। अगर दोनों का दोनों नेगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। देख लीजिए क्रॉस में चलिए, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ में देखिए इसी का पार्ट है ना, ऊपर x नीचे, तो इसमें x क्या होगा पॉजिटिव, y क्या होगा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा। अब इस वैल्यू को देख लीजिए, इसमें क्या है पहला वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा वैल्यू नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट को दर्शाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर दोनों के साथ माइनस लगा होता थर्ड, अगर x के साथ माइनस y के साथ प्लस होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और अगर दोनों के साथ प्लस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में यह वैल्यू होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए बोला क्या गया है। यह क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। दो गोलों के सतह के क्षेत्रफल में 1:4 का अनुपात रेशियो दे रखा है। दो गोलों के क्षेत्रफल में सतह के क्षेत्रफल में क्या रेशियो है,
सतह के क्षेत्रफल में 1:4 का अनुपात है। गोला के सतह का क्षेत्रफल आप किसके मदद से निकालते हैं? त्रिज्या के मदद से। 4πr² ही तो होता है। तो सतह का क्षेत्रफल 1:4 है। तो क्षेत्रफल अगर दे रखा हो तो इसका आप वर्गमूल करिएगा तो त्रिज्या का अनुपात निकलेगा। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 1, और 4 का वर्गमूल कितना 2। इस बात का बस आप ध्यान रखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम यही बात कहेंगे। तो क्षेत्रफल में अगर 1:4 का अनुपात है ना, तो उसके रेडियस में त्रिज्या में 1:2 का अनुपात, यानी क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। और त्रिज्या का अनुपात एक बार मालूम हो गया तो उसके वॉल्यूम का, यानी उसके आयतन में रेशियो निकालना होगा तो त्रिज्या का क्यूब करना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी कि उसके आयतन में, घनफल में क्या बोला है? घनफल बोला है ना, यानी आयतन। उसके घनफल में 1:8 का अनुपात होगा। भुजा का अनुपात मालूम होगा, स्क्वायर करेंगे क्षेत्रफल का। भुजा का अनुपात पता होगा, क्यूब करेंगे आयतन का। आयतन का अनुपात पता होगा, घनमूल करेंगे त्रिज्या का। ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात पता होगा, स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि वर्गमूल करेंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकलेगा। तो यह सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में जाना होगा तो भुजा का या फिर त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, और अगर आयतन में जाना होगा तो त्रिज्या का हम लोग क्यूब कर लेंगे। बस आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है। देखिए बोला क्या गया है, 3000 रुपये को हर 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज पर होने वाले 30% ब्याज दर पर निवेश करने पर 1 वर्ष में कितने रुपए की राशि प्राप्त होगी, यानी हमें अमाउंट बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए मूलधन कितना दे रखा है 3000 रुपये। टाइम देखिए कितना है, टाइम यहाँ पे दे रखा है 1 वर्ष, और 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज का संयोजन जो है ना वह 4 माह में होना है। टाइम नहीं है 4 माह, ब्याज के संयोजन का टाइमिंग है कि 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। रेट कितना दे रखा है 30%। देखिए रेट दे रखा है 30%, और टाइम इस क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। यह 4 महीना टाइम नहीं है, टाइम बोला है 1 वर्ष में कितना रुपया, तो टाइम 1 वर्ष है ना। ओके चलिए, टाइम आपका 1 ईयर हो गया। अब एक चीज़ आप समझिएगा, जब भी क्वेश्चन आपका 4 माही का होगा, 6 माही का होगा, तिमाही का होगा, तो पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वार्षिक में। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अगर डाटा आपका 6 माही में रहे या तिमाही में रहे या 4 माही में रहे तो पहले उसको वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे। वार्षिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 6 माही के डाटा को वार्षिक में कन्वर्ट करने का तरीका है कि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना। तिमाही के डाटा को अगर वार्षिक में कन्वर्ट करना होगा तो 1 वर्ष में कितना तिमाही होगा, तो 12/3 4 तिमाही होगा। 12 में भाग कर लेना है बस, तो 12/3 4 तिमाही, तो रेट में 4 से भाग, टाइम में 4 से गुना। 4 माही के डाटा को वार्षिक में कन्वर्ट करना है तो 1 वर्ष में कितना 4 माही होगा, 12/4 3 4 माही होगा। तो हमें करना क्या है कि रेट में भाग करना है 3 से, हमेशा ध्यान रखिएगा, और टाइम में गुना करना है 3 से। रेट में 3 से भाग, टाइम में 3 से गुना। तो 30 में 3 से भाग करिएगा, रेट कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, और समय में 3 से गुना करिएगा तो समय कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। हो गया। अब यह जो 4 माही बोला गया था उसका काम खत्म हो गया। 4 माही के डाटा को हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं किस में, वार्षिक में। वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए रेट में 3 से भाग, टाइम में 3 से गुना। क्लियर। अब चलिए, 6 माही का डाटा देता तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो रेट में 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना करते। अब हमें यह बताना है कि 1 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, तो आपको करना यह है कि इस रेट का वैल्यू निकालिए। तो 10% का मान कितना हो जाएगा 1/10। अब आप बोलोगे कि सर यह 1/10 कैसे होगा, तो 10% का मतलब 10/100 होता है ना, तो 10/100 को काटोगे आप तो 1/10 होगा। अब आप बताओ कि 1/10 का होल वैल्यू क्या होगा, तो होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ के। तो जोड़िए कितना हो जाएगा 11/10, जो आप रेट को देख करके बता सकते हो कि होल वैल्यू क्या होगा। 10% का मान 1/10, होल वैल्यू 11/10 हो जाएगा। अब होल वैल्यू निकल गया है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। होल वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। होल वैल्यू हमेशा किसका निकालिएगा, रेट का निकालिएगा। अब होल वैल्यू निकल गया है। अब देखिए हमें क्या बताना है कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन बताना है। तो मूलधन में हम होल वैल्यू का 3 बार सीधा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू कितना है 11/10, तो 11/10 का 3 बार गुना करिए, इससे पता लग जाएगा कि 3 साल के बाद धनराशि क्या हो जाएगा। 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 2 बार सीधा गुना करते ना। 4 साल में कितना हो जाएगा, तो हम 4 बार सीधा गुना करते। और यह क्या निकालने हम लोग, अमाउंट, चूंकि हमसे यही पूछा है ना कि कितना हो जाएगा।
सोल्व करिए 0 0 0 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 गुने 11 गुने 11 1331। तो यहाँ पे कितना होगा 3 गुने 1331। अब ऑप्शन को भी ध्यान रखिएगा, एक में 3 से गुना करेंगे 3, यानी लास्ट में 3 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी 1331 दिया, 3993 ही होगा। तो 3993 रुपया हमारा क्या हो गया, लौटाई जाने वाली राशि हो गया, यानी कि मिश्र धन। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तो इसमें से हम कितना माइनस कर लेंगे 3000। तो देख के पता चल रहा है कि 993 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इस मेथड से डायरेक्ट हम लोग अमाउंट निकाल लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है। बोला गया है यहाँ पे कि यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर धारा के विपरीत नाव चलाता है। देखिए 2 घंटे में धारा के विपरीत 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने समय में, 2 घंटे में। तो दूरी बट्टा समय क्या निकलेगा, चाल, और यहाँ से चाल निकलेगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में ही, क्योंकि क्या बोला है 7 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में, तो इसको हम लोग भी अप से दर्शाते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं बोट एंड स्ट्रीम, आप जाके देख सकते हैं। मैथ्स वाटिका के अंदर जाइएगा तो आपको बोट एंड स्ट्रीम मिल जाएगा। ओके, आगे चलिए। क्या बोला है, 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 7 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो दूरी बट्टा समय चाल हो गया। अब यह चाल कैसा है, धारा के विपरीत, यानी कि वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, विरोध में चालितना। अथवा 15 किलोमीटर धारा के दिशा में, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी धारा के दिशा में, इतनी दूरी इतने समय में तय कर सकता है, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर, यह इसका स्पीड हो जाता है धारा के दिशा में। और धारा के दिशा में जो चाल होता है उसको हम लोग VD से दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। बोला है कि 2 घंटा में 7 किलोमीटर धारा के विपरीत या 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, तो 7 किलोमीटर 2 घंटा में यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगा धारा के विपरीत, और 15 किलोमीटर 2 घंटा में यानी 7.5 किलोमीटर धारा के दिशा में चाल होगा। अब अगर यह दोनों मालूम हो, क्वेश्चन में अगर यह दोनों मालूम रहे, और अगर आपसे नाव का चाल पूछ देना, नाव का चाल, तो इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। अगर क्वेश्चन में VD और VF मालूम रहे और नाव का चाल पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, धारा का चाल, तो दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे। तो दोनों में से जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखिए, तो 7.5, जो छोटा वाला है उसको बाद में लिखिए, चूंकि घटा के 2 से भाग करेंगे। 3.5 बट्टा में 2, 7.5 में से 3.5 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। 5 - 5 0, 7 - 3 4, 4 बट्टा 4 हो जाएगा ना। तो 4 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 2, यानी धारा का चाल कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल पूछा होता तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 7 3 10 और 1 11 बट्टा 2, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हमारे पास यह दोनों रहे ना, VD और VF, तो नाव का चाल पूछेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, धारा का चाल दोनों को घटा के 2 से भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यह आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है और ट्रेन संबंधी क्वेश्चन है। अच्छी तरह से इसको भी समझिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है यह क्वेश्चन। बोला है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विद्युत के खंभे को 8 सेकंड में पार करता है। विद्युत का खंभा एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है, और किसी भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करती है। तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का लंबाई तो दे रखा है 250 मीटर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, 250 मीटर यह किसका लंबाई है, रेलगाड़ी का लंबाई। अब इसको पार करता है रेलगाड़ी 8 सेकंड में, तो 8 सेकंड में पार करता है खंभे को, इसका मतलब कि अपनी लंबाई, तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई यही है। तो इतनी दूरी रेलगाड़ी इतने समय में तय करता है, तो दूरी बट्टा समय इससे क्या निकल गया, चाल, रेलगाड़ी का चाल निकल गया। हमें क्या बताना है कि यदि एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब इस बात को समझिएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, 20 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय करता होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है। बहुत ही अच्छा तरीके से हमने इस पार्ट को भी समझाया है टाइम एंड डिस्टेंस में। हम दोनों का, बोट एंड स्ट्रीम का और टाइम एंड डिस्टेंस का, दोनों का, तो दोनों वीडियो का जो लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, आप जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अब देखिए, तो 20 सेकंड में पार किया है, तो 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया है, मतलब कि अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की इतनी दूरी तय किया है। और 8 सेकंड में खंभा को पार किया, मतलब 8 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई इतनी दूरी तय किया है,
मतलब केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी रेलगाड़ी कितने सेकंड में तय कर सकता है? 12 सेकंड में। प्लेटफॉर्म इतनी दूरी 12 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करेगा 20 सेकंड में, तो पार करने का मतलब है कि अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुल इतनी दूरी तय करेगा आपका, कुल इतनी दूरी तय करेगा 20 सेकंड में। लेकिन प्लेटफॉर्म इतनी दूरी तय करने का मतलब केवल प्लेटफॉर्म इतना जाएगा कितने समय में? 12 सेकंड में। तो यह रेलगाड़ी का चाल है यहाँ तक में, इस चाल से 12 सेकंड में जो तय दूरी होगा वही प्लेटफॉर्म का लंबाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? 12 सेकंड में जो तय दूरी होगा वही क्या होगा? वही प्लेटफॉर्म का लंबाई हो जाएगा। बस सोल्व इसको करिए, बहुत ही सिंपल वे में इसका आंसर निकल जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 125, 125 गुना 3 यानी कि 375। आंसर हो गया हमारा विकल्प ए। तो इतना सिंपल में आप इसका आंसर तभी निकाल पाइएगा जब थोड़ा सा आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टाइम एंड डिस्टेंस का जो थ्योरी वाला वीडियो है उसका लिंक रख देंगे, वहाँ से आप इस पूरे क्लास को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइम एंड वर्क से है। मोहन और सोहन एक कार्य के हिस्से को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। देखो मोहन कितना दिन में कर सकता है? 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और सोहन कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कुल काम की मात्रा। कुल काम की मात्रा निकालने का तरीका है दोनों का एलसीएम, तो 20 और 12 का एलसीएम 60। 20 दिनों में 60 तो एक दिन में 3, 12 दिनों में 60 तो एक दिन में 5 यूनिट काम निकल गया। टोटल वर्क निकाले दोनों का एलसीएम। टोटल वर्क में मोहन के डे से भाग करेंगे मोहन के एक दिन का काम, सोहन के डे से भाग करेंगे सोहन के एक दिन का काम। अब आइए क्वेश्चन में, मोहन ने अकेले कार्य आरंभ किया, उसके 4 दिन पश्चात सोहन भी शामिल हो गया, यानी 4 दिन इस पे कौन काम किया है? अकेले मोहन, क्योंकि 4 दिन बाद सोहन आया है तो 4 दिन तक तो मोहन अकेले काम किया होगा। तो मोहन एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 3 यूनिट। तो 4 दिन में 3 चौके 12, तो 60 में से 12 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना यूनिट काम? बचा अब 48 यूनिट का। क्योंकि मोहन जो है ना वह 4 दिन तो काम कर लिया है, 4 दिन अकेले मोहन काम कर लिया, चूंकि 4 दिन पश्चात सोहन आया है तो 4 दिन मोहन अकेले काम कर लिया। तो 4 दिन में मोहन 4 तिया 12, चूंकि मोहन एक दिन में 3 तो 4 दिन में 12 यूनिट काम कर लेगा, तो 60 में से 12 काम हो गया, बचा कितना? 48। अब सोहन भी शामिल हो गया, तो इस 48 यूनिट काम को दोनों मिलके करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में करता है 3 और 5 8, तो 48 यूनिट काम में 48/8 यानी कितना दिन का समय लगेगा? 6 दिन का समय लगेगा। बोला है कि कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहा, तो कार्य कितने दिनों तक चला? तो दोनों साथ मिलकर 6 दिन और मोहन अकेले 4 दिन, यानी 6 और 4 10, तो काम कुल मिला के 10 दिनों तक चला। यही हम लोगों से पूछा था कि काम कुल कितने दिनों तक चला, तो 4 दिन अकेले मोहन किया और उसके बाद जो है ना 6 दिन सोहन के साथ मिलके, यानी कुल मिला के 10 दिनों तक काम आपका चला है। अगला देखिए, बोला है 88√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री। सबसे पहले यह इमारत हो गया, इस इमारत का माप कितना? सबसे पहले यह क्या हो गया आपका? टावर, यह टावर है, इसी तरीके से टावर बनाएंगे। अब बोला है कि शीर्ष से एक इमारत के आधार का, तो यहाँ मान लेते कि इस पॉइंट पर आपका इमारत का आधार है, यहाँ से जब देखा इसके आधार को तो कितना डिग्री का कोण दिखा है इसको? 60 डिग्री का। जब भी सिंगल एंगल मतलब एक एंगल वाला क्वेश्चन हो ना तो इसी तरीके का फिगर आप बनाइएगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। अब आगे देखिए, ए बी सी हो गया। अब चलिए इस पॉइंट पे तो आपका 90 डिग्री बन जाता है, यह बात भी फिक्स है। एक चीज़ आप हमें बताइए, यहाँ तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो यह अकेले 90, तो बाकी दोनों मिला के आपका 90 होता है। तो यह 60 है, तो इसके मदद से हम कह सकते हैं कि यह पक्का क्या होगा? 30 डिग्री होगा। दिया नहीं, हम पता लगा लिए। यह 60 है तो यह कितना होगा? 30 होगा। अब समकोण त्रिभुज में एक संबंध होता है, संबंध क्या होता है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का, ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने का भुजा होता है। मतलब 30 के सामने की भुजा अगर 1 होगा ना तो 60 के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यह रेशियो होता है, बाय डिफॉल्ट यह रेशियो होता है कि 30 के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 के सामने वाला बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? √3 गुना बड़ा होगा। बस किसी भी जगह काम करेगा या समकोण त्रिभुज में। और 60 के सामने की, इसका मतलब है कि जब भी 30 के सामने की भुजा मालूम होगा तो √3 से गुणा करेंगे तो 60 के सामने की भुजा निकल जाएगा। और मान लीजिए कि 60 के सामने का भुजा पता हो और 30 के सामने का भुजा निकालना हो तो हम √3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। बस यही मेथड आपको ध्यान रखना है। 30 से 60 में जाना होगा √3 से गुना, 60 से 30 में आना होगा √3 से भाग।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस एंगल के सामने का भुजा पता है कितना 88√3, तो 60 के सामने का भुजा पता है, 30 के सामने का भुजा निकालना है, तो इसमें √3 से भाग कर देंगे। तो 88√3 में अगर √3 से भाग करिएगा तो केवल क्या बचेगा, 88 तो बचेगा। तो हमें बताना है कि मीनार से इमारत की दूरी, तो मीनार यहाँ पे है, इमारत यहाँ पे है, दूरी कितना हो जाएगा 88 मीटर। विकल्प सी हमारा आंसर हो गया, जो बहुत ही सिंपल वे में हम लोग निकाल लिए हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है एक स्तंभ के छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब इसका देख लीजिए फिगर कैसे बनेगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे यह आपका स्तंभ हो गया यानी कि टावर हो गया। अभी इसके छाया का लंबाई यही होगा। देखिए छाया कैसे बनता है, जहाँ पे भी आप खड़ा होते हैं आपके पैर के पास से छाया बनता है, तो यह टावर की लंबाई, यह छाया की लंबाई। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो हम मान लेते हैं कि पहले एंगल कितना था 30 डिग्री। हमेशा जो छोटा एंगल होगा ना वह दूर जाके बनेगा और जितना बड़ा एंगल होगा वह समीप जाके बनेगा। तो पहले छाया यही था, टावर यह था, छाया यह था, लेकिन 30 से 60 डिग्री हो गया, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया होगा 60 डिग्री, तो आधार के समीप आएगा ना। अब 30 से कितना हो गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपका एंगल 60 डिग्री हो गया। अब छाया इतना कम बन रहा है, यहाँ पे कितना बोला है 24 मीटर छाया कम बनता है। 24 मीटर इसका लंबाई दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। नाम इसका दे लेते हैं A, B, C और D। छाया की लंबाई कितना कम बन रहा है 24 मीटर कम बन रहा है। तो देख लीजिए पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक छाया का लंबाई था, अब इतना कम बन रहा है। अब हमसे क्या पूछा है स्तंभ की लंबाई, तो स्तंभ की लंबाई यानी कि यह स्तंभ है, इसका लंबाई, तो इसको हम h माने। ऐसे क्वेश्चन को देखो सोल्व कैसे हम लोग करते हैं। जब भी दो कोण बनाने वाले पॉइंट के बीच की दूरी दे, दो कोण बनाने वाले पॉइंट के बीच की दूरी दे या इसके बीच की दूरी पूछे, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे d बराबर, d कहने का मतलब कि दोनों कोण बनाने वाले पॉइंट के बीच की दूरी बराबर h इंटू कॉट थीटा 1, ठीक है, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो d के जगह यहाँ देखिए क्या रखेंगे 24। केवल इसी मेथड का यूज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने लगना है। बराबर h इंटू कॉट थीटा 1, तो पहला थीटा 30 है, तो कॉट 30 का मान हो जाता है √3 माइनस कॉट थीटा 2 60, कॉट 60 का मान हो जाता है 1/√3। यही तो करना है ना, दोनों जगह, एक जगह 30 रखना है, एक जगह 60, 30 √3 60 1/√3। आगे देखिए 24 इंटू h इंटू इसका वैल्यू निकालिए, √3 माइनस 1/√3, √3 से √3 में गुना 3 माइनस 1 2, 2/√3 हो जाएगा। कैलकुलेशन इसका करिएगा, भिन्न का घटाओ, तो ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल, 12 दूना 24, क्रॉस में गुना करेंगे, क्रॉस में अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12√3, तो 12√3 हो गया किसका वैल्यू बराबर h, यानी कि h का वैल्यू आपका हो गया 12√3। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकाल लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके जगह छोटा एंगल रखिएगा और इसके जगह बड़ा एंगल रखिएगा हमेशा, क्योंकि जितना छोटा कॉट में जितना छोटा एंगल रखिएगा वैल्यू उतना बड़ा आता है, तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तभी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। अगर मान लीजिए कि कभी उल्टा भी कर दिए तो अंदर में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो नेगेटिव ना लेकर के आपको बस पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमेशा 30 डिग्री पहले 60 डिग्री बाद में, 45 पहले है ना 60 बाद में, 30 और 45 होगा तो 30 पहले 45 बाद में रखिएगा, वैल्यू आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या है। बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 कब होगा, इस दोनों का वैल्यू 0 कब होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर बराबर कब होता है, जब दोनों का वैल्यू बराबर हो। अब साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों का वैल्यू इक्वल होगा तभी तो 0 होगा। और कितना डिग्री पर दोनों का वैल्यू इक्वल होता है 45 डिग्री पे, 45 कितना हो जाता है आपका 1/√2। तो थीटा का मान क्लियर हो गया। अब हमें इस पार्ट का मान बताना है, तो देखिए थीटा के जगह 45, तो साइन थीटा तो साइन 45 1/√2 हो जाएगा। पावर जो भी है रख दीजिए, पावर 6 है तो 6 रहने दीजिए, प्लस कॉस थीटा, थीटा के जगह 1/√2 45 1/√2 वैल्यू हो जाएगा, पावर 6 है तो पावर 6 रहने दीजिए। अब 1/√2 का पावर 6 कितना होगा देख लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 का पावर 2 और इसका होल पावर 3, इतना तो लिखा जा सकता है। पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना।
अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा, है ना, स्क्वायर कर लिए, यहाँ पावर 3 बचा है तो 1/8 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/8 प्लस यहाँ भी वैल्यू 1/8 ऐड करेंगे तो 2/8 यानी काटेंगे तो 1/4, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। 1/√2 का पावर 6 है ना, तो 1/√2 का पावर 2 होल पावर 3 रखेंगे, जब पावर 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 1/8, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक समानांतर चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता का क्रम कितना होता है। तो समानांतर चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता का क्रम आपका 2 होता है, आयत के घूर्णी समरूपता का क्रम 2 होता है। अगर हम बात करें समानांतर चतुर्भुज का, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का, इसके अलावा समचतुर्भुज का बात करें या फिर हम आयत का बात करें, इन सबों के घूर्णी समरूपता का क्रम कितना होगा 2। घूर्णी समरूपता कहने का मतलब है कि जब उसको हम रोटेट करें पूरा 360 डिग्री पर घुमाएं तो कितना बार बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, तो 2 बार बिल्कुल एक जैसा दिखता है, तो इसके घूर्णी समरूपता का क्रम 2 होगा। किसका किसका, समानांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, आयत का। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम, तो वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम 4 होता है, चूंकि चारों भुजा बराबर होता है ना, तो प्रत्येक 90 डिग्री पर वह बिल्कुल एक जैसा दिखेगा, तो वर्ग के घूर्णी समरूपता का क्रम 4 होगा। ओके, आगे बढ़िए। लेकिन समचतुर्भुज का देख लीजिए 2 होगा। अगर हमसे पूछा जाए वृत्त का, तो वृत्त को आप किसी भी एंगल पर रोटेट करिए बिल्कुल सेम दिखेगा, इसलिए वृत्त के घूर्णी समरूपता का क्रम अनंत होता है। अगर हमसे पूछा जाए समलंब का, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का या फिर पतंग का, तो इन दोनों के घूर्णी समरूपता का क्रम 1 होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जब 360 डिग्री घुमा दीजिएगा तो यह एक बार बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो कुल मिला के यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत का 2, वर्ग का 4, वृत्त का अनंत होता है और समलंब और पतंग का 1 होता है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हमसे यह पूछा गया है कि एंगल त्रिभुज AXB की भुजा AB उपरोक्त वृत्त का व्यास है, तो एंगल AXB इस वाले एंगल का मान पूछा है। एक चीज और बोला है कि इस वृत्त का यह व्यास है, ठीक है, यह क्या है, वृत्त का व्यास है। तो व्यास के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री। व्यास जो भी है ना, जो भी वृत्त का व्यास है, मान लेते हैं कि यह वृत्त का व्यास है, तो यह परिधि पर जो कोण बनाएगा ना वह 90 डिग्री का होता है, यह तो थ्योरी ही है। तो बोल रखा है कि त्रिभुज AXB में AB वृत्त का व्यास है। अब AB अगर व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अशोक ने 45 डिग्री 27 मिनट, इसको हम लोग पढ़ते हैं डिग्री और इसको पढ़ते हैं मिनट, यह डिग्री है यह मिनट है, कोण बनाया, जबकि उसे 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया था। देखो अशोक को बोला गया था 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए, लेकिन वह बनाया 45 डिग्री 27 मिनट का। उसकी ड्राइंग में कितने प्रतिशत की गलती हुई, तो देखिए बनाना कितने डिग्री का कोण था, इसे बनाना था उसे 45 डिग्री का कोण, क्लियर। बनाया कितने डिग्री का, 45 डिग्री 27 मिनट का, तो कितना ज़्यादा बना दिया, 27 मिनट ज़्यादा बना दिया। तो इतना ज़्यादा बनाया किसके बदले में, 45 डिग्री के बदले में, तो 45 डिग्री को भी मिनट में बदलिए तो 45 गुने 60, ठीक है, इतना ज़्यादा बनाया इसके बदले में। एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि 1 डिग्री बराबर ना 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना। इससे मिनट को दर्शाते हैं, इससे डिग्री को दर्शाते हैं। तो बोला गया है कि 45 के बदले में इतना बनाया, तो कितना एक्स्ट्रा बनाया, इतना एक्स्ट्रा बनाया, किसके बदले में, 45 डिग्री के बदले में। तो 45 डिग्री को इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए तो 45 गुने 60 मिनट, तो इतना बनाया, इतना ज़्यादा बनाया, इसके बदले में परसेंटेज में कितना गुना करेंगे, कितना से, 100 से, बस सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। काटिए, 9 से काटिएगा, 9 तिया 27, 9 पंचे 45, 3 से काटिएगा, 20 तिया 60, ठीक है, 20 पंचे 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, तो 1 यानी कि 1% की ड्राइंग में गलती हो गई, ठीक है, 1% की। वैसे भी देखिए त्रुटि बट्टा मूल मान गुने 100, त्रुटि अगर निकालना होता है तो त्रुटि बट्टा मूल मान गुने 100। मेन कॉन्सेप्ट यही था कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ऊपर नीचे दोनों वैल्यू एक ही फॉर्म में होना चाहिए, यह मिनट में था तो यह भी वैल्यू हम लोग कन्वर्ट किए मिनट में। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, यहाँ बोला है कि 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज यानी समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज
कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। तो देखो, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में 1:2 का अनुपात होता है। ठीक है, क्योंकि अगर समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें ना तो यह होता है a/2√3। ओके, a बट्टा कितना होता है 2√3। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करें ना तो यह होता है आपका केवल a/√3। यानी किसी समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, अब इसके बाहर में जो वृत्त बना हुआ है उसका त्रिज्या पूछेगा कैपिटल आर का मान, तो हम सीधे क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के भुजा में √3 से भाग करेंगे। और मान लीजिए कि कोई समबाहु त्रिभुज इस तरीके से है और इसके अंदर में कोई वृत्त बना और इसका त्रिज्या पूछे, इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, यह क्या होगा a/2√3 होगा। फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अब समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या तो a/2√3 और बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो a/√3। इसी का क्या बोला था हम लोगों को, अनुपात बोला था, निकालिए। ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी काट लीजिए, √3 से √3 कट गया, ऊपर में क्या बचा 1 बट्टा में 2, तो बट्टा वाला 2 तो इधर आ जाएगा ना, तो 1:2। तो डायरेक्ट आपका अगर पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त में क्या अनुपात होता है, 1:2 होता है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो अंदर वाले का 2 गुना होगा, किसमें, समबाहु त्रिभुज में। ओके, चलिए, तो आंसर हमारा 1:2 हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला, एक समीकरण 20x + 5y + 11 = 0 और 50x - ky - 9 = 0 का कोई समाधान नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। अब किसी भी निकाय का कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब a1/a2 ठीक है बराबर b1/b2 हो और बराबर नहीं हो c1/c2, उस केस में किसी भी निकाय का ना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए इस चीज़ को समझ लीजिए, यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इसके अलावा अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इस केस में ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब अनंत सॉल्यूशन होता है। सब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 यह केस आ जाए, उस केस में ना, उस केस में जब यह दोनों ही बराबर नहीं होगा, उस केस में वन सॉल्यूशन होता है, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। केवल एक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बस इस तीनों को आपको याद रखना है, इस तीनों को आपको याद रखना है। जनरली हम लोग इसी दोनों का उपयोग करते हैं। तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तो वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होगा। सब बराबर होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ बोला है कि कोई समाधान नहीं है, इसका मतलब कि यह केस बनता है, तो बाकी के केसेस को हम हटा लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप हटा लीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, क्योंकि इस निकाय का कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो। तो a1 किसको बोलेंगे, जो आपके x के पहले इक्वेशन के जो x के गुना में होगा वह a1 का मान, तो a1 का मान 20 हो गया, बट्टा a2 का मान किसको बोलेंगे, दूसरे इक्वेशन के x के गुना में जो होगा वह आपका a2 का मान हो जाएगा। तो a2 का वैल्यू कितना हो गया 50। b2 किसको बोलेंगे, जो y के गुना में होगा, तो y के जगह क्या है आपका 5 b1। और b2 किसको बोलेंगे, दूसरे इक्वेशन में जो y के गुना में होगा, तो y के गुना में क्या है -k। यानी अगर हम देखें तो यह आपका a1 का मान, यह आपका b1 का मान, यह c1 का मान, इसमें चलेंगे यह a2 का मान, यह b2 का मान, यह c2 का मान। b2 का मान कितना -k, c2 का मान कितना -9, तीनों के साथ लेते हैं हम लोग। अब सोल्व करिए आप, काटिएगा, 0 से 0 कटिएगा, क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 25, इधर हो जाएगा आपका 5 25 और इधर क्या है आपका 5 25 बट्टा 2 हो जाएगा ना, 5 25 बट्टा 2 यह किसका वैल्यू हो जाएगा, 5 25 बट्टा 2 यह आपका वैल्यू हो जाएगा -k का। ठीक है, 25 बट्टा 2 यानी कि 12.5 -k का मान, तो k का मान क्या होगा, माइनस इधर नहीं लगेगा, इधर लगा दीजिए, -12.5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस वेरिएबल के साथ नहीं रहेगा, इस तरफ लेके आ जाएगी, या फिर बराबर के दोनों तरफ चिन्ह बदलिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा या प्लस है तो माइनस, तो k का वैल्यू -12.5 हो जाएगा। क्रॉस गुना करके देख लीजिए ना, -2k बराबर 25 हो जाएगा, तो k का वैल्यू -k का वैल्यू 25 बट्टा 2, तो k का वैल्यू -12.5। तो इस कॉन्सेप्ट को बस आप समझना था
और इसके बेसिस पर अपना आंसर निकालना था। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।